राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हमने लैग्रांजेस मेथड को समझा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडीईस को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस मेथड। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए थे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडीईस के बारे में। ठीक है। कोई भी देखो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। नॉन लीनियर कब होगी? जब ये पी में लीनियर ना हो। ठीक है, पी लीनियर नहीं हो एंड क्यू लीनियर नहीं हो। और तीसरा, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर बनेगी या तो p हमारा लीनियर नहीं हो, मतलब p लीनियर नहीं से इन सेंस p की पावर ग्रेटर देन वन हो, लाइक टू थ्री फोर कुछ भी, बट नॉट वन। तो p लीनियर नहीं रहा, p की डिग्री वन से ज्यादा हो गई, और डिग्री वन से ज्यादा होती ही वो इक्वेशन कैसी बन जाती है? नॉन लीनियर बन जाती है। या फिर सेम q लीनियर नहीं हो, p लीनियर हो। मान लो p लीनियर हो बट q की पावर एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है, टू थ्री फोर एंड जो सो ऑन जो भी है। तो ये फिर अगेन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नॉन लीनियर। या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ना हो जाए, मीन्स p इंटू क्यू इज इक्वल टू वन। मान लो यही इक्वेशन आपको दे दी, तो देखो यहाँ पे p की पावर बना है, q की पावर भी बना है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? नॉन लीनियर। ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको मिल जाए पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड। तो देखो q में तो लीनियर है बट p में लीनियर नहीं है। p की पावर कितनी है? दो है। इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? नॉन लीनियर। ठीक है। तो अब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके सॉल्यूशन के देखो हमारे पास टोटल पांच मेथड है। ठीक है। तो आज हम पहले चार स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे कि वो चार स्पेशल केसेस क्या हैं, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम चार पिट मेथड के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडीएस को सॉल्व करने का फाइनल मेथड। ठीक है। तो जो इन नॉन लीनियर पीडीएस का सोल्यूशन होता है ना, वो सोल्यूशन कुछ ऐसे दिया जाता है। z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q dy। ठीक है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, कि अगर कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन जो ऐसी है, उसमें अगर एक्स वाई और जेड एब्सेंट हो, ठीक है, और वो कुछ इस फॉर्म की हो, एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की। ठीक है। तो हम उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। मीन्स आप ये देख लीजिए, जो भी है आपका एक्स वाई एंड जेड आर एब्सेंट होने चाहिए, वो केवल पी एंड क्यू के फंक्शन होना चाहिए, जो भी आपकी नॉन लीनियर पीडीई है। ठीक है। तो हमारा जो मेथड रहता है ना, कि मेथड क्या अप्लाई करना है, या आप देखो दो तरीकों से जा सकते हो। तो आप पहले मान लो कि p इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है a। ठीक है। अब जब आपने ये मान लिया कि p इज इक्वल टू a है, तो जो अब आपकी इक्वेशन बनी वो क्या बन जाएगी? वो कुछ ऐसी बन जाएगी, एफ ए कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो। p की जगह पे आपने a रख दिया है। सपोज करो जैसे आपको ये दे रखा है p प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो अब आप p की जगह a रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इस इक्वेशन को, जो q है उसको a के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, q बराबर माइनस ए, ऐसे कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं ये लिखूंगा कि मैं q को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसकी टर्म्स में? a की टर्म्स में। q इज इक्वल टू वॉट? पाई ऑफ a। ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो जो हमारा सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी वो क्या थी? z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब p की जगह पे क्या है? ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाई ऑफ ए डी वाई। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए q इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? p कॉमा ए इज इक्वल टू जीरो। अब मैं p को रिप्रेजेंट करूंगा किसके टर्म्स में? a की टर्म्स में। तो जो अब मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इंटीग्रेशन
पाई ऑफ ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए डी वाई। ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इंट ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x का हमें मिलेगा ए एक्स प्लस पाई ऑफ ए वाई प्लस बी। और यहां से अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मिलेगा पाई ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है स्टार वन, या फिर आप इसे बोल लीजिए स्टार टू, ये दोनों की दोनों हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको दिख जाएगी एक्स वाई जेड आर एब्सेंट हो और वो नॉन लीनियर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप या तो p की जगह पे a पुट कर दीजिए, देन q को रिप्रेजेंट करिए a के टर्म्स में और इस स्टार इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये। या फिर आप p की जगह ये नहीं रखना चाहते तो आप q की जगह ये रख दीजिए। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको कैसे एप्लीकेबल होता है। आपको एक पीडी गिवन है जो है p प्लस क्यू माइनस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू वट, 0। तो अब आप देखो ये इसमें p इंटू क्यू हो रहा है, तो ये कैसी है, नॉन लीनियर। ठीक है। अब नॉन लीनियर है और ये किस फॉर्म की है, एफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें x एब्सेंट है, y एब्सेंट है एंड z भी एब्सेंट है। तो अब हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम p बराबर a मान लें या हम q बराबर a मान लें। तो मैं मान के चलता हूँ कि p इज इक्वल टू वॉट, a है। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनी वो क्या बनती है, एफ ए कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब मेरी ये इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है ये एफ ए कॉमा पी क्यू क्यू 0 ये। तो इसमें पूरी इक्वेशन में मैं p की जगह पे a रख दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस क्यू माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ q, तो q मुझे मिला 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। और q को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, फंक्शन ऑफ a में। ठीक है। तो a की सारी टर्म्स एक साथ ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। माइनस के साइन को हटाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन में a माइनस 1 विच इज इक्वल टू q। जो आपकी इक्वेशन थी वो थी z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस फाइव ऑफ ए कितना है यहाँ पे, a अपॉन में a माइनस 1 वाई प्लस बी। तो ये जो आया आपके पास, ये आपका क्या आया, सॉल्यूशन आया। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ p की जगह पे a रख दीजिए, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है। देन q को आप रिप्रेजेंट करिए किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में। जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाई ऑफ a। एंड देन देखो आपके पास सॉल्यूशन भी बना बनाया है कि आप अगर p को ही मान रहे हैं तो ये है, तो फाई ऑफ a पुट कर दीजिए जस्ट। और अगर आप q को ही मान के चल रहे हैं तो फाई ऑफ a की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दीजिए, और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज कीजिए कोई पीडी आपको गिवन है, क्या, डेल जेड बाय डेल एक्स डॉट डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 1। अब आपको पता है डेल जेड बाय डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p, और डेल जेड बाय डेल वाई को क्या लिखते हैं, क्यू 1। तो देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हुई ये इक्वेशन हमारी, नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, एफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगी हमारी, यही है ना, ये जो है आपके पास ये दिख रहा है। ठीक है। तो अब देखो आप फिर से कुछ भी मान लीजिए, या तो आप p इजिकल टू ए लेके चल लीजिए या फिर आप q इजिकल टू ए लेके चल लीजिए। अगर आप p इजिकल टू ए लेते हैं तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, q इजिकल टू 1 अपॉन ए, क्योंकि p q इजिकल टू क्या है, 1 है। ठीक है। तो q को आपने किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, फाई ऑफ a की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो अब आपका सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए वाई प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं q बराबर a लेके चलता तो मुझे मिलता p इजिकल टू 1 अपॉन ए। तो यहाँ से जो मुझे सॉल्यूशन मिलता वो क्या मिलता, अब ये क्या होगा, ये हो गया फाई ऑफ ए। तो इस केस के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या था, ये रहा फाई ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, देखो एक ही इक्वेशन के लिए हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इट मींस पीडी में हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 1।
कि एक ही क्वेश्चन के लिए, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो एक इक्वेशन के लिए एक ही सॉल्यूशन मिलता था, यूनिक मिलता था। यहाँ यूनिकनेस की कोई गारंटी नहीं है, एक ये भी मिल सकता है तो ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा फर्स्ट केस। ठीक है, और इसके लिए आप एक नोट लगा के लिख लेना कि फॉर एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो, सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब जो भी ऐसी टर्म्स होंगी ना, खाली एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो टाइप्स की, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपको मान लो ऐसी इक्वेशन देके पूछा जाए कि व्हाट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पीडीई, तो अगर पीडीई आपकी इस टाइप की है एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो की, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं केस नंबर टू के बारे में। अब हमारा केस नंबर टू क्या है? हमारा केस है कि या तो हमें कुछ ऐसे मिले कि जिसमें z एब्सेंट हो, और उस चीज को हम ऐसे लिख पाए पाई एक्स कॉमा पी और साई वाई कॉमा क्यू, वही वेरिएबल सेपरेबल की तरह पे। ठीक है, कि x वाले टर्म्स एक साइड और y वाले टर्म्स एक साइड। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि पाई ऑफ x कॉमा पी, मतलब x और p की टर्म्स एक साथ में इक्वल टू साई ऑफ y कॉमा क्यू, y और q की टर्म्स एक साथ में। ठीक है, तो इसके लिए जो मेथड होता है, मेथड या प्रोसीजर जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो जो इसके लिए मेथड होगा ना, वो मेथड क्या होगा कि आप मानेंगे कि फाई ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू साई ऑफ वाई कॉमा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, अगेन ए। तो यहाँ पे भी आप इन दोनों टर्म्स को इस बार इक्वल टू ए मानेंगे। वहां पे जैसे हम या तो p को लेते थे या q को लेते थे, सिंस यहाँ दोनों टर्म इक्वल हैं तो किसी को भी एक के इक्वल लोगे तो, जैसे मैं ये कह देता हूँ कि a बराबर b है, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि a बराबर c है, तो b बराबर भी तो c होगा ना। तो यहीं पे ये केस है कि तो एक बार आप लेके चलेंगे फाई ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू ए। तो अब अगर मैं p को रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसी और फंक्शन की फॉर्म में, तो मुझे क्या मिलेगा? p मेरा क्या बन जाएगा? a कॉमा एक्स में बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास था x प्लस पी, इसको आपने रखा इक्वल टू ए, तो अब मैं p को ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस एक्स। अब ये a माइनस एक्स क्या है? ये कोई फंक्शन ही तो है a और x में। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज कहना चाह रहा हूँ कि p को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब a कॉमा एक्स के किसी फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली जब मैं साई y कॉमा क्यू करूंगा इक्वल टू a, तो यहाँ से मैं q को एक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सपोज g इज इक्वल टू व्हाट, a कॉमा वाई। तो जब आपकी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी वो क्या थी? z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे p की जगह पे क्या है आपके पास? एफ ए एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ ए कॉमा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ए कॉमा वाई डी वाई प्लस बी। तो ये जो मिलेगा आपको, वो आपको क्या मिलेगा? आपका सॉल्यूशन। जैसे वहां पे आप केवल देखो किसको, आप रख रहे थे p इजिकल टू ए और q इजिकल टू ए, मतलब या तो आप ऐसे चल लीजिए या ऐसे चल लीजिए। बट यहाँ पे क्या है कि हमें दोनों को इक्वल टू ए लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ दोनों से आप p को लिखेंगे a और x के फलन के रूप में, और q को लिखेंगे आप a और y के फलन के रूप में। एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, मान लीजिए आपको इक्वेशन गिवन है p इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपकी कुछ ऐसी है, एक्स वाई पी और क्यू इज इक्वल टू जीरो में एक रिलेशन है जहाँ पे जेड एब्सेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फाई एक्स कॉमा पी हो जाए बराबर हो जाए साई ऑफ वाई कॉमा क्यू? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि p अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू, तो ये जो मेरी इक्वेशन वन बनी, ये कुछ इससे सिमिलर है कि ये x और p की फॉर्म में है और ये y और q की फॉर्म में। देखो ये x और p में है और ये y और q में है। ठीक है, अब हमारा काम क्या था? हमारा काम था इनको इक्वल रखना, किसके? y अपन q इज इक्वल टू समथिंग a के। तो अब यहाँ से कि मैं p को क्या लिख सकता हूँ? a ऑफ x, और मैं q को क्या लिखूंगा? y अपॉन a।
तो देखो दोनों चीज की वैल्यू मिल गई हमें। तो ये ए एक्स क्या है मेरा, ये जो मैंने लिखा था फाइव ए कॉमा एक्स, ये वो मिल गया, और ये हमने जो जी वाई कॉमा ए लिखा था ये हमें वो मिल, ठीक है। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स डी एक्स, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्यू की वाई अपॉन ए डी वाई। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये वन अपॉन ए आउटसाइड, ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी। तो जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल मिलना था वो मिला आपको, वन बाय टू, या तो आप आउटसाइड ले लीजिए, तो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए वाई स्क्वायर प्लस बी। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आप अगर एलिमिनेट करना चाहोगे, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्म के लिए भी आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो हमारी दो पहली फॉर्म थी ना, उनके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट आप एक चीज देखो कि आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको ये जो भी टर्म्स हैं इन्हें पहले एक्स पी की फॉर्म में लिखना है और वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड देन आपको इनको इक्वल मान लेना है किसी एक ए के, ठीक है। एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन हम उसको इस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन स्टार लेके हम चल रहे हैं जिससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें पी एंड क्यू की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे पी स्क्वायर की टर्म्स मिल गई, इट मीन्स ये कैसी है, ये है नॉन लीनियर पीडीई, ठीक है। और ये किस टाइप की है, एफ एक्स वाई पी कोमा क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की। इट मीन्स ये हमारा सेकंड केस की है, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें करना है पाई ऑफ एक्स कॉमा पी इज इक्वल टू साई ऑफ वाई कॉमा क्यू, इस फॉर्म में लाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को इक्वल टू में लिख देता हूँ, तो वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन वाई, कुछ यही मिलेगा मुझे। और हमें इसको इक्वल टू मानना था किसके, एक कांस्टेंट ए के। तो यहाँ से अब अगर मैं मेरी क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू मुझे मिला ए इंटू वाई, और यहाँ से मैं मेरे पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो पी स्क्वायर मिलेगा मुझे ए एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मिला आपको। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, पी की चाहिए थी, बट ये पी स्क्वायर की, तो आप बोथ साइड क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आपकी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, ठीक है, प्लस बी। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन में मिला प्लस माइनस रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ए वाई, तो ए वाई डी वाई प्लस बी। देखो यहाँ से तो इसका मिल जाएगा आपको क्या, प्लस में ए वाई स्क्वायर बाय टू प्लस बी। मेन चीज है हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं, टी, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा, टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, यही मिलेगा। तो एक्स डी एक्स की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन टू। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है, देखो रूट है तो मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, अब मेरा इंटीग्रेशन क्या था, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करूंगा इसमें कि वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह तो रख दो टी, और एक्स डी एक्स की जगह रख दो डी टी बाई टू, तो मुझे मिलेगा वन अपॉन टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूँ, तो टी की पावर, ये कुछ ऐसा है, टी की पावर माइनस हाफ डी टी, ठीक है, अपॉन
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 t⁻½ डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पे n है हमारे पास -½ ठीक है, एंड -½ प्लस वन क्या होता है, प्लस का हाफ। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, √t। और t की वैल्यू कितनी है, 1 + x²। तो जो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके मिलेगा वो मिलेगा √1 + x² प्लस ay² / 2 + z। तो ये जो है आपका, ये है आपका सॉल्यूशन। देखो वही चीज है कि p की टर्म्स को और q की टर्म्स को इक्वल टू a लेना है, q को a और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एंड देन p को रिप्रेजेंट करना है a और x की टर्म्स में। इक्वेशन स्टार में पुट करिए, इंटीग्रेशन करिए, एंड देन सॉल्व कर दीजिए। तो जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड केस के बारे में। तो थर्ड केस है हमारा क्लैरोट्स इक्वेशन। ठीक है, कि क्लैरोट की इक्वेशन क्या होती है, क्लैरो की इक्वेशन होती है कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, z = px + qy, और कोई फंक्शन हो p, q का। अब फंक्शन ऑफ p, q क्या होगा, वो p × q भी हो सकता है, वो p + q भी हो सकता है, वो p³ + 3q - pq कुछ भी हो सकता है, बस वो p और q का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसा हमने केस फर्स्ट में देखा था ना, ये केवल p और q का ही फंक्शन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, z = px + qy + f p, q। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये होती है हमारी क्लैरोट्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब क्लैरो की इक्वेशन का ना सोल्यूशन सबसे अच्छा होता है। इसका सोल्यूशन आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। आप p = a पुट कर दीजिए और q = b पुट कर दीजिए, एंड देन आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो आपका सोल्यूशन आएगा वो आएगा z = ax + by + f a, b। तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो एग्जांपल है हमारे पास कि z = सम इक्वेशन दी हुई है, px + qy + log p q। ठीक है, इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन क्या आएगा। अब आप इस इक्वेशन को क्लैरोट की इक्वेशन से कंपेयर करो तो देखो क्या मिलेगा, f(px + qy + सम फंक्शन ऑफ p, q। तो जो log p × q है वो फंक्शन ही तो है p और q में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, z = ax + by + log a × b। तो ये जो आपको मिली टर्म, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इसके लिए नोट ये है कि सिंगुलर सॉल्यूशन फॉर क्लैरोट्स इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अभी तक हमने पहले दो केसेस में देखा था, उसमें कभी एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ ये कह रहा है कि सिंगुलर सॉल्यूशन इस क्लैरोट इक्वेशन के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशन को एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने आपको शर्त क्या बताई थी, कि आप सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एक तो आपको z बराबर जो समथिंग सॉल्यूशन आपका आ गया है, जैसे आपका सॉल्यूशन ये मिल रहा था आपको, x y z और a, b। जैसे अब देखो, ये x y z और a और b में एक सॉल्यूशन है, तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक रिलेशन बना के। अब आप करेंगे क्या, डेल फाइ बाय डेल a, इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, और आप करेंगे डेल फाइ बाय डेल b = 0। अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से आप एलिमिनेट करेंगे किसको, a, b को। तो आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो कई बार देखो, अभी जैसे यहाँ पे तो आपको ये सीधा सीधा दिख गया था कि ये ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आपको कुछ ऑपरेशंस करने पड़े, चीजें इधर उधर करनी पड़े, तब जाके आप इसको सेपरेट कर पाओ इस टर्म में। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, मान लो हमसे पूछा जाए कि कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ, 6z pq = 3p² 3p² प्लस 3pq + 2x³
प्लस 2q² इंटू 2q³ प्लस 3yp। सपोज करो ये इक्वेशन आपको गिवन हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, इट्स नॉट अ प्लस, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि ये 3p² ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? 6zpq। अब इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 3 9, तो 9p⁵, ठीक है, प्लस 6xp² क्यू प्लस 2 into 4 q⁵ प्लस 6yp⁵, ठीक है, मिल गया ये आपको। अब अगर मैं इस 6z से ये, अब देखो हमें हमें पता है कि क्लेयरआउट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ सम p कॉमा q। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे तो z ही चाहिए, तो मैं z को छोड़ के बाकी तीनों चीजों का डिवाइड कर देता हूँ। तो z इज इक्वल टू 9p⁵ डिवाइडेड बाई 6pq प्लस 6xp² डिवाइडेड बाई 6pq प्लस 4q⁵ डिवाइडेड बाई 6pq प्लस 6ypq² डिवाइडेड बाय व्हाट? 6p एंड q। अब देखो यहाँ पे एक p से एक p की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको मिलेगा 3/2 p⁴ डिवाइडेड बाय q प्लस 6 से 6 कैंसिल, एक q से q कैंसिल एंड p से एक p कैंसिल, तो आपको क्या मिला? xp। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2/3, q से q कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा q⁴ डिवाइडेड बाय p एंड अगेन 6 से 6 कैंसिल, p से p कैंसिल और q से एक पावर कट जाएगी तो आपको मिलेगा yq। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा? px प्लस qy प्लस 3/2 p⁴ डिवाइडेड बाय q प्लस 2/3 q⁴ डिवाइडेड बाय p। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू, जहां पे ये जो टर्म है ये क्या है? ये है एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। तो अब आपका जो सॉल्यूशन वो है क्या है? पी की जगह पे ए रख दीजिए, क्यू की जगह पे बी रख दीजिए। तो 3/2 p⁴ मतलब a⁴ डिवाइडेड बाय b प्लस 2/3 b⁴ डिवाइडेड बाय a। तो ये जो आपको मिला ये आपका मिला क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर आउट इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है कि कई बार आपको सिंप्लीफाई करना पड़े, देन आप रीअरेंज करके देखें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सबसे इजी है। जस्ट p की जगह a रख दीजिए, q की जगह b रख दीजिए और आपको कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल केसेस के लास्ट मेथड के बारे में, विच इज जब फॉर्म हमारी कुछ इस टाइप की हो, एफ जेड पी कॉमा क्यू इजिकल टू 0, जहाँ पे हमारे x और y कैसे रहे? एब्सेंट रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये जो आपकी एफ जेड पी कॉमा क्यू है ना, इसको z को तो एज इट इज रखना होता है डी जेड अपॉन डी यू, ठीक है, और इस q को रखना होता है ए डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो u है, ये u क्या है? u है हमारा, u को हम बोलते हैं x प्लस ए वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस ये है कि हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे, जहां से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है। बेटा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल है आपके पास z इज इक्वल टू p² प्लस q²। तो देखो ये आपकी एफ जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की है, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एब्सेंट है। अब मैंने आपको क्या कहा? आपको पी की जगह पे क्या रखना है? डी जेड बाय डी यू, और क्यू की जगह पे क्या रखना है? ए डी जेड बाय डी यू। तो जब आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1।
प्लस ए स्क्वायर, 1 + a² इज इक्वल टू व्हाट, जेड। ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, dz/du का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z/में 1 + a²। कुछ ऐसा ही मिलेगा मुझे। अब मुझे चाहिए क्या, dz/du। तो अगर मैं इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो मुझे बोथ साइड क्या मिलेगा, अंडर रूट। और ये मुझे मिल जाएगा 1 + a² की होल पावर 1/2। अब देखो ये 1 + a² तो क्या है, ये तो है कांस्टेंट, तो इससे तो हमें फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जो हम, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, dz/√z इज इक्वल टू प्लस माइनस du/1 + a² की होल पावर 1/2। तो अब ये देखो, ये एक तरीके से वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि z वाली टर्म्स एक साइड, u वाली टर्म्स एक साइड। और क्योंकि 1 + a² तो हमारा कांस्टेंट है, तो उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा सॉल्व होके, वो क्या मिलेगा हमें, देखो dz/√z का मैंने अभी बताया था कि z की पावर -1/2 dz। तो z की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, z की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो विच इज इक्वल टू 2z की पावर 1/2। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2z की पावर 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस du का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा u अपॉन में 1 + a² की पावर 1/2। तो यहाँ से अगर मैं इस 1 + a² को दूसरी साइड भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 1 + a² की होल पावर 1/2, z की पावर 1/2 इज इक्वल टू u। और एक कांस्टेंट और आएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया। अब अगर देखो मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि मेरे को रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आपको मिला 1 + a², ये आपको मिला z, और ये हो जाएगा आपका u+c का होल स्क्वायर। बट u क्या है हमारा, u है हमारा x + a y। तो ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा x + a y + c का होल स्क्वायर और 4 × 1 + a² z। तो ये जो आपको मिला, ये आपका क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इस केस के लिए जो हम बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन फॉर एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 में और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसका हमेशा एग्जिस्ट ही करे या फिर हमेशा एग्जिस्ट ना करे। वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता, ठीक है। इट टोटली डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन, कि जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो आया, ये हमारा क्या आया, कंप्लीट इंटीग्रल। क्योंकि हमने कल बात करी थी, वो जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में, देन हमने कहा था कि जब भी कोई सॉल्यूशन, जो पहली चीज तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे एंड उसके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल कितने हो, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो उसके सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी फाइंड आउट करे वो सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 केसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे चार पिट मेथड के बारे में, चार पिट्स मेथड, ठीक है। ये मेथड सिंपल एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। उस फॉर्मूला से आपको अगेन पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है, और जो आपकी इक्वेशन है ना, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई प्लस सी या बी, जो भी है, इसमें आपको पुट कर देना, और जो आपको मिल जाएगा आपका क्या, सोल्यूशन। एंड चार पिट मेथड करते ही जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडीज हैं वो फिनिश हो जाएंगी, एंड देन हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर पीडीज के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।